हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 13। अगले दिन सुबह के वक्त रिवा ऑफिस के वक्त से ही आज भी घर से निकली, पर फर्क इतना था कि वो सिसोदिया भवन जा रही थी। आज उसने लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन वाला प्लाजो सूट पहना और उस पर सफेद मिरर वर्क की चुन्नी लिए वो आज भी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही वक्त में वो सिसोदिया भवन पहुंची और अपनी ही धुन में इधर उधर देखते हुए अंदर आने लगी। तभी अंदर से आते किसी से टकरा गई। टकराने के कारण वो संभल नहीं पाई और गिरने को हुई, लेकिन सामने से उससे वंश टकराया था, जिसने उसे गिरने से बचा लिया और कमर से थाम उसे खोकर देखने लगा। वहीं रिवा चोट लगने के डर से अपनी आंखें बंद किए उसकी बाहों में थी। वंश उसमें इतना ज्यादा खो चुका था कि वो अनायास ही अपने मन में बोला, ख्वाहिश ये नहीं कि तुम हर पल गिरती रहो, बस ये है कि हर पल मैं तुम्हें संभाल सकूं। ख्वाहिश ये नहीं कि तुम हर पल ना चाहते हुए भी मेरी नजरों के सामने रहो, बस ये है कि मैं तुम्हें हर पल निहार सकूं। और ये सोचते हुए वो रिवा के खूबसूरत और मासूम चेहरे में खोता ही जा रहा था। वहीं जब रिवा को एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी वो ग्रे आंखें सीधा वंश की उन काली गहरी आंखों से टकरा गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से बरबर उलझने लगी। अपने आसपास के माहौल से अनजान दोनों उसी पोजीशन में एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी अंदर से रिवा का रास्ता देखती हुई वंशिका बाहर की ओर आई और उन दोनों को ऐसे देख बोली, भाई, दीदी, आप लोग इस तरह। उसका इतना कहना हुआ ही कि दोनों होश में आए और वंश की पकड़ झट से रिवा पर ढीली हो गई, जिस कारण वो जोर से जमीन पर जा गिरी। ये देख वंश हैरान हो गया और फिर उसे उठाते हुए बोला, लगी तो नहीं? सॉरी, वो गलती से। लेकिन रिवा अपनी कमर पकड़ते हुए उठी और बोली, बतख जैसे आदमी, दिखता नहीं है क्या लगी है? अरे बचाना नहीं तो पकड़ा क्यों? और अगर पकड़ा ही था तो फिर छोड़ा क्यों? इडियट, लगी है मुझे। लेकिन वो ये सब बात बस अपने मन में ही कह पाई थी। आखिर उसे अपनी जॉब जो प्यारी थी। फिर वो वंश के चेहरे को देखते हुए अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जी आप फिक्र मत करिए सर, मैं ठीक हूँ। तब तक वंशिका भी वहां पहुंच चुकी थी और वो रिवा को देख चिंता जताते हुए बोली, दीदी आपको लगी तो नहीं ना? आप ठीक तो हो? जिस पर रिवा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो फिर वो वंश को देख मुंह बनाकर बोली, क्या भाई, ऐसे कोई छोड़ता है क्या लड़की को? दैट इज वेरी रूड। ये सुन रिवा अपने मन में बोली, आज तीसरा दिन है मेरे हिसाब से मेरे साथ, और तुम इतने साल से रहते हुए बस इसको रूड नाम से जानती हो? बेटा तुमको सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझसे पूछो कि ये आदमी खड़ूस, रूड, बदतमीज, बगैरत, बेकार, लड़कीबाज और पता नहीं क्या क्या है। और सबसे ज्यादा तो चुगलखोर है। जब देखो मेरी बात सुन लेता है जो भी मैं दूसरों से करती हूँ। और हरकतें तो बिल्कुल पुराने जमाने के घिसे पिटे टीवी सीरियल वाली सासू माँ और ननंद वाली है इसकी। कल परसों की बातों का बदला निकालने के लिए कैसी गिरी हुई हरकतें कर रहा था। पूरा कैबिन बिखेर दिया, फिर मुझसे साफ करवाया और पता नहीं मुझे कठपुतली की तरह नचवा रहा था। लेकिन क्या करूँ, जॉब की जरूरत है इसलिए झेल रही हूँ, वरना तो मैं उसका सर फोड़ चुकी होती अभी तक। और ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर कई सारे भाव आ रहे थे। वो खुद में इतना ज्यादा खोई हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कब वंश और वंशिका अपना झगड़ा छोड़ उसके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन को देखने लगे। वो लोग कुछ कहते उससे पहले ही अंदर से कल्याणी जी की आवाज आई, अरे भाई, कहाँ है तुम्हारी रिवा दीदी वंशु? कब मिलवाओगी मुझे उससे? उनकी आवाज सुनकर वंश और वंशिका ने पीछे मुड़कर देखा और वंशिका चहकते हुए बोली, आ गई है दीदी, ये रही हमारे सामने। तो ये सुन कल्याणी जी वंशिका के पास आई और जैसे ही उन्होंने रिवा को देखा, वो तो उसे देखती ही रह गई। रिवा उस सादगी भरे सिंपल से सूट में इतनी प्यारी लग रही थी और उसका वो मासूम चेहरा और ग्रे आंखें किसी का भी पल में दिल जीत लेती थी। लेकिन तभी रिवा बोली, जय खाटू श्याम जी की दादी माँ, और उनके पैर छू लिए। उसकी इस बात और सादगी ने कल्याणी जी का दिल पल में जीत लिया। आखिर वो एक अनुभवी महिला थी, उन्हें पता था कि कौन बनावटी है और कौन सच में सीधा साधा इंसान। उनकी पार की नजरों से चीजें छुप नहीं पाती थी। तो कल्याणी जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब अंदर भी चलो, यहीं खड़े रहना है क्या सबको? और ये कहते हुए उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ अंदर की ओर ले जाने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी चुन्नी कहीं अटक गई है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वंश के हाथ में पहने रुद्राक्ष वाले ब्रेसलेट में अटक चुकी थी। ये देख वो उसके पास आई और उसे उसके ब्रेसलेट से निकालते हुए अपने मन में बोली, मेरा सुख, चैन, शांति सब छीन चुके हो, अब दुपट्टा भी छीनना है क्या? अगर फटा ना तो सैलरी के साथ इसका एक्स्ट्रा पैसा लूंगी तुमसे। कमबख्त, ये निकलता भी तो नहीं है, निकल जा।
और ये कहते हुए वो जबरदस्ती अपने दुपट्टे के उस सिरे को वंश के ब्रेसलेट से निकालने की कोशिश करने लगी। वही वंश बस उसे गौर से देख रहा था। रिवा को अपने इतने करीब महसूस कर ना जाने क्यों पर उसका दिल बहुत ज्यादा सुकून से भर चुका था। और फिर वो अपने मन में बोला, क्यों ना अपने आंचल के सिरे को मुझसे छुड़वाया करो। उसे छुड़वा कर दूर जाने की जगह कभी तो मेरी पनाहों में आ जाया करो। और जैसे ही उसने खुद महसूस किया कि वो अपने मन में क्या बोला, तो वो खुद को ही डपटते हुए खुद से बोला, क्या कर रहा है तू वंश सिसोदिया? कहाँ गया तेरे अंदर का प्ले बॉय? भूल गया पिछली बार जब मोहब्बत में पड़ा था तो क्या हश्र हुआ? एक मिनट, मोहब्बत? वो भी इससे? नो, शी इज नॉट योर टाइप। ये सोचते हुए वो झुंझला सा गया, लेकिन तभी रिवा ने मशक्कत के बाद अपने दुपट्टे का सिरा उसके ब्रेसलेट से निकाल दिया और कल्याणी जी के साथ आगे बढ़ गई। उसके बाद वंश और वंशिका भी उनके पीछे अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर आकर कल्याणी जी रिवा के साथ बैठ उससे बातें करने लगी और उसके परिवार के बारे में पूछते हुए बोली, तो बेटा बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? उनके इस सवाल को सुन रिवा पल के लिए खामोश हो गई, पर बाद में जो उसने जवाब दिया उसे सुन वो और वहां मौजूद वंश और वंशिका भी लाजवाब रह गई और उसके मन में रिवा के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा कैसा जवाब दिया रिवा ने जिसे सुन सब हैरान हो गए? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।